संदीप सर, विद परमिशन वी कैन स्टार्ट। सो नमस्कार सभी हेल्थ पार्टनर को। आज रविवार के दिन आपने टाइम दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज डॉक्टर संदीप गर्ग सर है, जो कि एक न्यूरो साइकेट्रिक है और एक काफ़ी वरिष्ठ फिजिशियन है। तो काफ़ी दिनों से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ने पहले भी काफ़ी वेबिनार किया है जियो में। और आज का जो टॉपिक है ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस पे सर का काफ़ी अच्छा विचार है, जो कि सर हम सबके साथ शेयर करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जियो पर सर के पास भी ईडी की शिकायत लेके। उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि डायग्नोस क्या होता है, कैसे ट्रीट करना है। तो हमारे जितने भी क्लिनिक होल्डर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा वेबिनार रहने वाला है ये। कि आप ईडी को कैसे पहचाने, उनको डिफाइन कैसे करें, और बाकी सेक्सुअल डिजीज से उसको अलग कैसे करें, उसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। तो इस सब के बारे में सर हमें आज इनलाइट करेंगे। तो ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, थैंक यू। जैसा भी आपको पता है कि आज अपना टॉपिक है ईडी, इरेक्शन डिसऑर्डर, है ना। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है बहुत कॉमन है आज की जनरेशन के अंदर। बट क्योंकि इतना कम्युनिकेशन नहीं होता, इतना अवेयरनेस नहीं होती, तो लोग बात कम करते हैं। जब तक हमारे पास पेशेंट पहुंचता है तो बहुत टाइम हो गया होता है, या वो ओवर द काउंटर मेडिकल से मेडिसिन लेके खाते रहते हैं। तो लोग इसके बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं। तो सबसे पहले तो जितना अपने को इसके बारे में नॉलेज होगा, तो उतना हम अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट भी कर पाएंगे, ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे, और जो मिसकंसेप्शन है इसके बारे में वो भी अपने ठीक कर पाएंगे। भ्रांतियां बहुत सारी होती हैं ईडी डिसऑर्डर के बारे में। तो पहले जो अपने भी स्टार्ट करते हैं कि भी ईडी डिसऑर्डर होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, किस एज में ज्यादा होता है, तो ये सारी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि भी इरेक्शन डिसऑर्डर, इरेक्शन होता क्या है। तो हम ये कहते हैं कि जो पहले हिस्टोरिकली अगर बात करें, पहले अपने हिस्ट्री में जाते हैं, तो पहले ईडी डिसऑर्डर को मानते थे कि इम्पोर्टेंस एक वर्ड यूज होता था। लेकिन फिर क्या, भी अगर तनाव नहीं आता तो इम्पोर्टेंस जो वर्ड था वो वर्ड थोड़ा सा डेरोगेटरी टाइप से हो जाता था। मतलब थोड़ा अपने कह देते हैं कि भी गलत अवधारणा बनाने वाला वर्ड हो जाता था, तो उसको हटा दिया गया। इम्पोर्टेंस का मतलब तो ये हो गया कि पेश बंदा जो है सेक्सुअली कुछ भी नहीं कर पाता, या बच्चा पैदा नहीं कर सकता, शुक्राणु, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती थी, तो उनको हटा दिया गया है इम्पोर्टेंस वर्ड को। अब अपने ये कह देते हैं कि भी इरेक्शन डिसऑर्डर है क्या। बेसिकली इरेक्शन डिसऑर्डर बेसिकली होता है कि जो इनेबिलिटी टू इरेक्शन, भी इरेक्शन वो उसके अंदर नहीं हो पाता इसके अंदर, या पेशेंट को खुद को क्या फील होता है, पावर, जो फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, कि भी वो चाह के जो कुछ तनाव लेके आना चाह रहा है, वो तनाव उसके अंदर नहीं आ पा रहा। ये हेल्पलेसनेस की बात कर सकते हैं, हेल्पलेसनेस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इरेक्शन डिसऑर्डर, कि पेनिस के अंदर फिनाइल तनाव नहीं आ पा रहा। अब तनाव भी अगर बात करें तो तनाव भी दो टाइप से हो सकता है। एक तो ये होता है कि भी अपने कभी भी उसको लाइफ लॉन्ग कभी तनाव आया ही नहीं। तो दो टाइप हो सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग किसने कभी भी इरेक्शन उसके पैदा हुआ ही नहीं। तो एक तो वो होता है इरेक्शन डिसऑर्डर। दूसरा ये होता है कि एक्वायर्ड, जो कभी लाइफ में था पहले, तनाव पहले आया था, या कभी भी लाइफ की स्टेज में आया हुआ है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में उसको तनाव नहीं आ रहा। उसके मल्टीपल कॉज होते हैं। तो जो लाइफ लॉन्ग कभी तनाव नहीं आया, उसका अपने बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसको शुरू से इस चीज का पता है, उसके मल्टीपल कॉज होते हैं। तो वो अपने इसमें इरेक्शन डिसऑर्डर में अपने काम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर अपने पास पेशेंट आता भी है और कहते हैं जिंदगी में कभी तनाव आया ही नहीं है, तो वो हो सकता है मल्टीपल कोई मेडिकल कॉलेज कॉजेज उसके रहे हों। जो ट्रीटेबल होते हैं, जो एक्वायर्ड होते हैं, उसके कॉजेज जो आज वर्तमान में है, कि भी सब कुछ सही चल रहा था फिर अचानक से तनाव आना बंद हो गया, वो अपने बात करते हैं कि वो उसका कारण क्या आ रहा। तो अगर हम बात करें कि भी जो एक्वायर्ड वाली चीज है, कि एक्वायर्ड के अंदर कभी उसको तनाव अभी पहले आया था लेकिन अब नहीं आ पा रहा, तो वो अपने पास आके पेशेंट्स ये कभी कह सकता है कि डॉक्टर साहब किसी खास सिचुएशन के अंदर, मतलब किसी पार्टनर के साथ मेरे को आ रहा है, लेकिन एक टाइम पे वो चीज नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज एक्वायर्ड है, ये चीज हो सकती है। अगर हम ये बात करें कि जो इरेक्टाइल डिसऑर्डर है वो किसके अंदर मेन कॉमन होता है,
कौन सी एज में कॉमन होता है? तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसकी प्रिविलेंस जो होती है, होने की संभावना होती है, वो बढ़ती जाती है। तो अगर ओल्ड एज जाएगी तो ओल्ड एज की तरफ तो प्रिविलेंस अपने को पता है कि जब अपने बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो हार्ट है, धीरे धीरे सब लोग अंग काम करना कम करते हैं। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है एजिंग के अकॉर्डिंग की वो चीज कम हो रही है। लेकिन अगर यंग जनरेशन के अंदर अपने बात करते हैं तो यंग जनरेशन में 10 से 20%, वो जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये इरेक्शन डिसऑर्डर होता है। तो जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी के अंदर पेशेंट्स आते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर की कंप्लेन लेके, उसके अंदर देखा जाता है कि 50% पेशेंट के अंदर जो ईडी की पेशेंट हमारे पास आते हैं, और ये देखा जाता है कि अगर लाइफ लॉन्ग मेल डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो रेयर होता है, बिल्कुल रेयर होता है, तो वो 1% से भी कम में होता है। जो लाइफ लॉन्ग, मैंने पहले शुरू में बात करी थी कि इरेक्शन डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग और एक्वायर्ड दो टाइप का होता है। तो लाइफ लॉन्ग वाले तो रेयर होते हैं, तो इसलिए उसमें अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना। ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड के अंदर भी 10 से 20% जो यंग जनरेशन में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो इसके कॉज की बात करते हैं कि मेल इरेक्टल डिसऑर्डर के अंदर मेन कॉज क्या हो सकता है। तो मेन कॉज दो टाइप से अपने को ये नहीं आते ही अपने ये सोच लें कि भी तनाव नहीं आ रहा तो सीधी सी बात अपने ये कर लेते हैं कि भी साइकोलॉजिकल हो गया। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो यंग जनरेशन है, जो यंग और मिडिल एज अपने पास मैन आता है, उसके अंदर ज्यादातर जो कॉज होता है वो साइकोलॉजिकल ही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी होती है कि हम इसको डायग्नोज कैसे करें, इसका डिसफंक्शन का कारण क्या है, अपने को हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी होती है। तो हिस्ट्री के अंदर अगर अपने पास कोई पेशेंट आता है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब कभी कभार जब स्पोंटेनियस इरेक्शन जिसको बोल देते हैं कि स्पोंटेनियस इरेक्शन मेरे हो जाता है, भी नहीं अपने सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, और उस टाइम मुझे इरेक्शन हो जाता है, या मॉर्निंग इरेक्शंस अगर उसके अंदर होते हैं, जब सुबह उठते हैं या अपने उठने वाले होते हैं उस टाइम आपने देखा होगा कई बार पिनाइल इरेक्शन होता है या तनाव होता है, तो हम ये कहते हैं कि अब अगर उसके अंदर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, वो साइकोलॉजिकल उसके चांसेस ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट हमेशा आपने ध्यान रखने हैं जो ऑल एचपीज हैं, कि अगर कोई पेशेंट आता है और मॉर्निंग इरेक्शन वर्ड याद रखना है, कि अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब हाँ सुबह के टाइम तो मेरे अपने आप तनाव आ जाता है, मैं सुबह सो के उठता हूँ, सुबह का तनाव तनाव आ जाता है, या कई बार मैं बैठा होता हूँ या कुछ भी कर रहे होते हैं तो अचानक स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आ जाता है, मेरे को लगता है कि तनाव आ गया, इसका मतलब जो प्रॉब्लम उसके हुई है मान लो इरेक्शन वाली, वो साइकोलॉजिकल है। तो ये दो चीजें ऑर्गेनिक को रूल आउट करने के लिए होती हैं। फिर हम इसको इरेक्शन डिसऑर्डर को डायग्नोज कैसे करें। ये नहीं आया कि अभी 2 दिन से प्रॉब्लम अपने इरेक्शन डिसऑर्डर की होगी तो अभी उसको अपने कह दें कि ईडी हो गया, ऐसे नहीं। सबसे पहले ईडी अपने को डिफाइन करने के लिए ड्यूरेशन कितना जरूरी होता है, तो ध्यान रखो सब लोग, ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ या ज्यादा। अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से या उससे भी ज्यादा टाइम से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, पहली चीज ड्यूरेशन 6 मंथ का अपने पास होना चाहिए। कि 6 मंथ से ज्यादा की प्रॉब्लम हो रही है और एक से ज्यादा बार हो रही है, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कर रहा है तो एक से ज्यादा बार हो रही है और पिछले 6 महीने से ऐसे चल रहा है, तब हम कहते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इरेक्शन डिसऑर्डर है। अब इरेक्शन डिसऑर्डर में भी क्या सिम्टम आपके पास हो सकता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। इसमें 3 टाइम के सिम्टम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? एक तो डॉक्टर साहब जो मेरे इरेक्शन हो रहा है वो अचीव ही नहीं हो रहा, मेरे को जो पिनाइल इरेक्शन है वो अचीव ही नहीं हो रहा, मतलब तनाव आ ही नहीं रहा, पहला चीज इस सिम्टम जो पहला। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि डॉक्टर साहब तनाव आ तो रहा है लेकिन वो मेंटेन नहीं हो रहा, मतलब आया तो सही लेकिन वो मेंटेन नहीं हो रहा, जल्दी ढीलापन उसके अंदर आ जाता है। तीसरा जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब तनाव आ भी रहा है, मेंटेन भी हो रहा है, लेकिन लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, रिजिडिटी नहीं आ रही। आप समझ रहे हो, जो कड़ापन होता है वो कड़ापन नहीं आ रहा, मतलब अगर अपने दबाएंगे तो थोड़ा उसके अंदर अपने दबा पाएंगे उसको, तो रिजिडिटी उतनी नहीं आ रही, कड़ापन उतना नहीं आ रहा। तो 3 सिम्टम हो सकते हैं, अचीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटेनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और
तीसरा जो है, रिजिडिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, कड़ेपन में प्रॉब्लम हो सकती है। और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा। ये नहीं कि पिछले 4 दिन से प्रॉब्लम आ रही है और अपने कह दें कि इसको इरेक्टाइल डिसऑर्डर हो गया। ईडी कभी भी ऐसा नहीं, तो 6 मंथ का पीरियड अपने लेके चलते हैं। इसके अलावा अब अगर मान लो, कब अपने कहेंगे ईडी डिसऑर्डर नहीं है, अगर पेशेंट अपने पास आया कि नहीं है, तो दो तीन चीजें जो होती हैं वो हमें रूल आउट करनी होती है। रिलेशनशिप इशू, मान लो अब उसके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस टाइम अगर कह दें कि भी इरेक्शन हो जाएगा, तो कहाँ से इरेक्शन हो जाएगा, तो वो उसको ईडी नहीं बोलते। कि जब अपने वो रोमांटिक भाव ही नहीं है जो पार्टनर के पास जाने वाले होने चाहिए, तो उस टाइम तनाव कहाँ से आ जाएगा। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको एक्सक्लूड करना है कि भी आपके सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप तो ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आपकी तरफ से नहीं चल रहा, सामने वाले की तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से कहीं भी चल रहा है। तो तनाव में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको ईडी के अंदर नहीं लेते अपने। दूसरी चीज है कि अगर वो मान लो कोई सब्सटेंस के कारण है, मान लो उसने कोई अल्कोहल का नशा किया हुआ है, या उसने ओपीएम लिया हुआ है, कोई स्मैक का नशा कर रहा है, अगर इस नशे की वजह से उसके तनाव नहीं आ पा रहा, तो हम उसको भी ईडी नहीं बोलेंगे। वो भी किसके कारण हो गया, कि उस नशे की वजह से ज्यादा है। क्योंकि अगर शाम को उसने मान लो आधी बोतल शराब पी ली है और फिर अपने कहीं तनाव नहीं आ पा रहा, तो हम कहाँ से कह देंगे कि उसको ईडी डिसऑर्डर। तो ये अपनी हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। सब्सटेंस, जैसे मैं हमेशा जब भी कॉल आती है, मैं ये दो चीज जरूर पूछता हूँ कि भाई आप कोई नशा करते हो कि नहीं करते, तो नशा जरूर पूछना है। और तीसरा होता है मेडिकल कंडीशन, जो सबसे कुछ मेडिकल कंडीशंस की अपने बात करेंगे। तो डायबिटीज सबसे कॉमन होती है, कि डायबिटीज वालों में काफी कॉमन ये चीज हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। तो उसकी अपने को हिस्ट्री लेनी होती है। और फोर्थ जो चीज होती है, साइकेट्रिक इलनेस। मान लो बहुत ज्यादा पेशेंट में डिप्रेशन चल रहा है, या पेशेंट के कोई और अदर बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज चल रहे हैं, उनके कारण अगर मान लो वो साइकेट्रिक इलनेस डोमिनेट कर रही है उसके अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस उसकी लाइफ में चल रहा है, तो फिर भी हम कहते हैं कि अगर इरेक्शन नहीं आ पा रहा, तो उसको भी हम ईडी के अंदर डायग्नोज नहीं करते। तो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले सब्सटेंस, सबसे पहले रिलेशनशिप अगर चल रहा है पार्टनर के साथ, उसकी वजह से इरेक्शन नहीं आ रहा, तो उसको ईडी में नहीं लेंगे। दूसरा, कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो ओपीएम है, चाहे वो स्मैक है, उसके अगर नशे के कारण हो रहा है, तो उसको ईडी में नहीं लेंगे। तीसरा, कोई मेडिकल इलनेस चल रही है गंभीर, उसके कोई भी गंभीर बीमारी चल रही है उसके, मान लो एक्सेसिव, उसके कारण उसको हो गया, तो उसको भी ईडी में नहीं लेंगे। अब 4 दिन पहले अपने को पता लग गया कि बहुत भयंकर उसको बुखार आके गया है, उसको खांसी जुकाम था, उसको कोई उल्टी उल्टी हो रही थी, तो कहाँ से रिएक्शन आ जाएगा, तो उसको भी अपने ईडी में नहीं लेंगे। फोर्थ, साइकेट्रिक इलनेस अगर हो जाएगी। अब इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबको पता है कि अगर इरेक्शन डिसऑर्डर होता है तो स्ट्रेस ही होता है, डिस्ट्रेस उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा आ जाता है। तो वो अपने पास पेशेंट आता है, डिस्ट्रेस करके आता है सबसे ज्यादा। अब अपने बात करते हैं कि अगर ये डिसऑर्डर अपने डायग्नोज कर लेते हैं, अपने बता दिया कि 8 से 10% लोगों के यंग जनरेशन में होता है, 6 महीने का ड्यूरेशन अपने बता दिया, कॉज अपने बता दिए, और डेफिनेशन अपने बता दी। अब जो सबसे एक चीज आती है कि अपने को मेडिकल इलनेसेस की बात करनी होती है, कि जो मेडिकल इलनेसेस है जिसके अंदर ये सबसे कॉमन होता है। तो अगर अपने पास यंग आता है, 30 के ऊपर वाला कोई यंग आता है, कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं जो अगर अपने बात कर सकते हैं, जो अपने पूछ सकते हैं, वो देखो आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ओबेसिटी है, अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो वो भी एक कारण होता है रिएक्शन डिसऑर्डर का। इसके अलावा हाइपर थायराइडिज्म अगर पेशेंट को है, वो अपनी हिस्ट्री लेनी है कि थायराइड प्रोफाइल तो आपका नॉर्मल है कि नहीं है। डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे मैंने पहले बोला, डायबिटीज मेलाइटिस इसका बहुत कॉमन काज होता है। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर, कि जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, काफी लंबे टाइम से अल्कोहल वो ले रहे थे, लेकिन अब कुछ टाइम से जैसे मान लो अल्कोहल बंद भी कर रखा है, तो अपने अगर आप सब्सटेंस की हिस्ट्री लेंगे उससे, तो हमें यही आएगा कि भी उसने सब्सटेंस तो डॉक्टर साहब मैं नहीं ले रहा 6 महीने से। लेकिन अगर अपने उसकी सोनोग्राफी देखेंगे, एलएफटी देखेंगे, तो अपने को लगेगा सिरोसिस है। तो अगर मेडिकल इलनेस में सिरोसिस उसके लीवर में पड़ा हुआ है, तो वो भी एक इरेक्शन डिसऑर्डर का कॉज हो सकता है। इसके अलावा एक पेरोनी डिजीज एक होती है, जो अपने पिना पेनिस पे फाइब्रोसिस हो जाता है, पेरोनी डिजीज उसको बोलते हैं, वो भी एक कॉज होता है। तो अपने अगर एचपी के पास कोई पेशेंट आता है और अगर उसको वो फिजिकली चेक करता है, तो अपने ये देख देते हैं कि भी अगर वो ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा सा पेनिस थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, तो देखते हैं कि अगर फाइब्रोसिस अगर उसके हो रखा है, कुछ पेशेंट्स के हो जाता है, तो पेरोनी डिजीज भी इसका कॉमन कॉज होता है इरेक्शन डिसऑर्डर का। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां और होती हैं, जैसे अगर उसके वेरिकोसील चल रही है,
पेशेंट्स आके अपने पास ये कंप्लेन कर सकता है कि डॉक्टर जो टेस्टिस हैं नीचे उनके अंदर मेरे को गांठ फील होती है। तो वेरिकोसील या हाइड्रोसील दोनों अगर है, वो भी एक इरेक्शन डिसऑर्डर का कॉज हो सकता है। वो अपने को स्क्रोटम की सोनोग्राफी में अपने को पता चल जाता है। इसके अलावा कोई कार्डियक बीमारी चल रही है, मान लो कोई एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज चल रही है, उसके कोई कार्डियक फेलियर की तरफ पेशेंट्स है, तो उनके अंदर भी ये कॉमन चीज होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल चीज जो रेयर होती है, जो कॉमन अपनी सोसाइटी में नहीं होती लेकिन रेयर होती हैं, उनके अंदर भी इरेक्शन डिसऑर्डर होता है। जैसे कुछ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन जो डिजीज है एक, जो होती है हालांकि ओल्ड एज के अंदर है, लेकिन अगर मान लो अर्ली डायग्नोज इसका हो गया 50-55 तक और ये लंबे टाइम तक चली जा रही है, तो पार्किंसन की हिस्ट्री है, जैसे उसके हाथों में थोड़े कंपन आएंगे, थोड़ी सी रिजिडिटी उसके बॉडी में आ जाती है, गर्दन वगैरह में अकड़न आ जाती है, वो धीरे धीरे चलता है। तो अगर ये सारी चीज है तो पार्किंसन बीमारी होती है। इसके अंदर भी हमने ये देखा है कि इरेक्शन डिसऑर्डर आ जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इरेक्शन डिसऑर्डर पैदा करती हैं, तो अपने देख सकते हैं कि उसे हिस्ट्री ले सकते हैं कि भी अगर उसकी बीपी की दवाई चल रही है कि नहीं चल रही। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कुछ ऐसी होती हैं बीपी की दवाइयाँ जो इरेक्शन डिसऑर्डर पैदा करती हैं। इसके अलावा मॉर्फिन है, कोकेन है, जो मैंने पहले भी बताया था। कुछ साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी ऐसी होती हैं कि जो इरेक्शन डिसऑर्डर पैदा करती हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री किसी की फॉल की हिस्ट्री है, गिरने की हिस्ट्री है, कि पेल्विक फ्रैक्चर उसके हो गया, तो हमें पता है कि जो सारा जेनाइटल एरिया वाला पार्ट होता है, वो सारा पेल्विक एरिया होता है। तो अगर पेल्विक में फ्रैक्चर हो गया तो कई बार उसको सप्लाई करने वाली नर्व्स में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर भी हम देखते हैं कि भी या पेल्विक की उसकी कोई सर्जरी हो रखी है, कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसकी, तो उसके अंदर भी इरेक्शन डिसऑर्डर हो सकता है। तो कॉमनली अपने को जो पेशेंट अपने पास आता है, दो चीज देखनी है कि मेडिकल इलनेस कोई सीवियर तो नहीं चल रही। अगर पेशेंट ने कह दिया कि डॉक्टर साहब मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही, मैं बिल्कुल 30-35 साल की उम्र है, फिट एंड फाइन हूँ, कोई मेरी बीमारी नहीं है, मेरे को क्रोनिक कोई मेरी दवाई मेरी नहीं चल रही, पार्टनर के साथ मेरे रिलेशन भी ठीक है, मैं कोई नशा भी नहीं करता, तो हम सोचते हैं कि हम अब ईडी हम डायग्नोज करते हैं। तब हम जो हमारी मेडिसिन चलते हैं कि इसका कॉज क्या है, साइकोलॉजिकल कॉज है, और अब हम उसको साइकोलॉजिकल कैसे ट्रीट करना है। कुछ हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, कुछ जो ट्रीटमेंट अपने पार्ट बात करेंगे, ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये अपना ईडी में बहुत कॉमन चीज होगी। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कि ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं कि ईडी का अपने पास पेशेंट आया इरेक्शन डिसऑर्डर का, उसने कह दिया कि डॉक्टर साहब 6 महीने से मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, ज्यादा हो गया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मेरी बॉडी के अंदर, मुझे मॉर्निंग इरेक्शन भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन लाइफ पार्टनर के पास मैं जाता हूँ तो उतना इरेक्शन नहीं आ पाता, या आ तो पाता है लेकिन मेंटेन नहीं कर पाता, या उतनी कड़ापन नहीं आता। तब हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो मेडिसिन में हमें पता है कि जो कॉमन ओवर द काउंटर मेडिकल पे सिल्डेनाफिल वगैरह दे देते हैं, वो तो चलती चलती है सिल्डेनाफिल। आजकल उसके कंजेनर और बढ़िया आ गए हैं जिनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, वो हम यूज करते हैं। जैसे हम टेडेलाफिल यूज कर लेते हैं, तो वो रिकमेंडेड डोज होती हैं हमारी कुछ। तो कुछ मैं मेडिसिन आपको बताता हूँ कि जैसे सिल्डेनाफिल जो हम यूज करते हैं कि अपने को 25 से 100 mg तक हम लोग चले जाते हैं उसके अंदर, जो रिकमेंड डोज हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो कॉमनली यूज होती है वो अपने जैसे टेडलाफिल हो जाती है, वो हम 20 तक ही हाईएस्ट होती है, लेकिन स्टार्टिंग हमें लो डोज से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे 5 या 10 ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, तो 5 to 20 ही उसकी डोज होती है। इसके अलावा कुछ नई ड्रग्स हैं जो अभी तक शायद कुछ मार्केट में आई हैं या कुछ मार्केट में आएंगी, इन्हीं के कंजेनर होते हैं सिल्डेनाफिल के, जैसे कि वर्डेनाफिल होती है। इसके अलावा कुछ एवेनाफिल भी आ रही हैं। इनकी एवेनाफिल वगैरह की जो डोज काफी हाई है, 100 से 200 mg तक होती है। तो हम ये देखते हैं कि भी जो एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, कि भी कितनी देर के अंदर ये इसका असर आना शुरू हो जाता है, जो पेशेंट्स कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सिल्डेनाफिल का असर आता है वो हम 1 आवर के बाद कह सकते हैं, और टेडालाफिल का थोड़ा जल्दी आ जाता है। और बाकी जो मेडिसिन अभी उनका इतना अ, आया भी नहीं है मार्केट के अंदर, अभी मेडिसिन भी नहीं आई और इनके बारे में इतना ज्यादा पता भी नहीं है। इसके अलावा साइकोथेरेपी होती है, जो कॉमनली हम साइकोथेरेपी कहते हैं, कि जो फियर का भाव है, अगर मान लो ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, वो आते हैं कि भी इरेक्शन की वजह से उनके एंजाइटी, उनके एंगर, ये वाले सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें
उसको भी ट्रीट करना होता है। तो साथ साथ अगर ये देखना है कि उसकी वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेस कितना है। अगर अब उसको सेक्सुअल इम्पल्स डिस्टर्ब हो रही है और साथ में उसके फियर है, मन में कोई डर का भाव आ गया है कि मैं ये परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या उसकी एंजाइटी हो जाती है। जैसे पेशेंट्स आते हैं कि भी डॉक्टर साहब हमें घबराहट हो जाती है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है, या मोरल इनिबिशन हो जाता है उसको कि भी कुछ पेशेंट्स आते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये चीज़ गलत है करनी। तो इन चीज़ों के अंदर हम उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हम काउंसलिंग भी करते हैं, कपल काउंसलिंग भी करते हैं, दोनों मेल फीमेल पार्टनर की हम लोग काउंसलिंग करते हैं। और इसके अलावा हम उनको मेडिसिन भी देते हैं। तो ये सारा कुछ अपने जो इरेक्शन डिसऑर्डर के बारे में था। इसके अलावा और भी सेक्सुअल डिसऑर्डर जो अपने अ, आने वाले जो वेबिनार में चर्चा कर सकते हैं, जैसे प्री मेच्योर एजुकेशन है या डिजायर कम है, अराउजल डिसऑर्डर है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो जो ये अपने संक्षिप्त में अगर अपने बात करें कि इसके कॉज क्या थे, मेनली कॉज साइकोलॉजिकल और मेनली मेडिकल कॉज की बात मेनली अपने कर ली। इसके अलावा एज ग्रुप की अपने बात कर ली कि यंग में कितने परसेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 10 से 20% जो यंग जनरेशन में इसके होने के चांस होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है साथ साथ में उसके एंगर, फियर या इमोशनल जो मोरल प्रोहिबिशन ये अपने पास आएंगे वो। साथ साथ हमें एंजाइटी और इनका भी ट्रीटमेंट करना है। साथ साथ जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया वो भी करना है और काउंसलिंग भी करनी है। ये सारा कुछ एक पूरा पैकेज होता है जो हम अपने करते हैं। और अगर प्योरली वो साइकोलॉजिकल ये वाले इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज नहीं है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ओवर टू यू पुष्पेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू सर। बाकी हमारे हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके विषय में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सर से जरूर पूछिए। क्योंकि इसमें एम्ब्रेस फील करने वाला या फिर छुपाने वाले की बात नहीं है। हाँ राइट। अवेयरनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कि आ नहीं सकते, शर्माते हैं, डरते हैं कि पता नहीं गांव में बात फैल जाएगी, क्या होगा। ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो उनका जो प्राइवेसी वगैरह मेंटेन किया जाता है। तो हम्म, आपका भी कोई केस होगा ओवरऑल जनरल, अगर कोई बातचीत करना चाहते हो आप जरूर पूछिए सर से। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हम्म। इरेक्शन जो डिसफंक्शन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है ओवरऑल हमारा सोशल लाइफ पे? अ, देखिए, सोशल लाइफ में सबसे सबसे बड़ा तो वही है कि फ्रस्ट्रेशन आएगा। अब लाइफ पार्टनर के साथ आपके अनबन रहने लग जाएगी, आपके रिलेशनशिप इशू आ जाएंगे। तो सबसे मेन तो देखो, जो भी अपने इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के दो पर्पज होते हैं। अगर अपने मैरिज की आफ्टर मैरिज की बात करते हैं तो कारण सीधा ये है कि अपने को फैमिली को आगे बढ़ाना। तो अगर वो अपने कहते हैं कि फैमिली के लिए अगर करते हैं तो वो एक तो उसके लिए होता है और एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लाइफ के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये एक लाइफ का पार्ट है। जैसे अपने कह देंगे कि नींद जरूरी है, जैसे भूख जरूरी है, वैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अपनी लाइफ का एक पार्ट है। तो अगर ये चीज नहीं हो पाती तो मेल के लिए तो चलो एक मोरली एंजाइटी उसके अंदर होएगी होएगी, साथ में फीमेल पार्टनर के लिए भी डिस्टर्ब हो जाएगा वो चीज। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सोसाइटी में स्टिग्मा है। और स्टिग्मा होता है तो फिर आपको पता है कि वो इतना खुल के बात कर नहीं पाता। और जैसे मैंने बोला कि पहले जो वर्ड यूज होता था इसके लिए, इम्पोर्टेंस वर्ड यूज होता था, वो वर्ड हालांकि हमारी भाषा में आजकल उसको एब्सोल्यूट कर दिया गया, हटा दिया गया मेडिकल टर्म से, जो ईडी डिसऑर्डर है। लेकिन अगर ईडी ईडी का मतलब ये नहीं होता कि वो इम्पोर्टेंस है, मतलब इम्पोर्टेंसिया या नामर्दी अपने जिसको कहते हैं वो चीज हो जाती है। तो वो एक अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है। कि अगर बच्चा पैदा करने के लिए अपने कहते हैं कि भी स्पर्म काउंट कम है या कोई सीमन में अंदर प्रॉब्लम है, तो उनके तो आजकल बहुत सारी टेक्निक आ गई है। और ये ईडी डिसऑर्डर जो होता है ये उससे अलग हो जाता है कि इरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पेशेंट के खुद के लिए थोड़ा एम्ब्रेसिंग हो जाता है और पार्टनर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और सबसे बड़ा जो आप कह रहे हो कि भी सोशली प्रॉब्लम क्या आती है, तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम ही आ जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे सोसाइटी में अगर थोड़ा पता चलता है, तो क्योंकि स्टिग्मा इतना है तो पेशेंट खुद अपने अपने आप को हीन भावना में देखने लग जाता है। सबसे बड़े इश्यूज ये है। एग्जैक्टली सर। हाँ जी। आंस जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, शायद आंस राय जी। जी जी सर। जी कोई हाँ क्वेश्चन है जी। सर आपका? हेलो। हेलो। जी सर। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। जी सर, मेरे साथ जो समस्या होती है कि
किसी दिन अगर मैं खाना नहीं खाता हम्म। या कम खाना खाता हूँ तो उस दिन इरेक्टल प्रॉपर नहीं आता। अच्छा, आप कह रहे हो कि इसका खाने से संबंध है कि नहीं है? हाँ। नहीं नहीं, खाने से संबंध नहीं है। अब बस सीधी बात ये है, अगर आप अब भूखे पेट हो, आप लाइफ पार्ट अपने पार्टनर के पास जा रहे हो, और आपके पेट के अंदर वो पहले आत्मा आपकी ये कह रही है कि भाई, या माइंड के अंदर ये चल रहा है कि मैं भूखा हूँ भाई, भूखा हूँ, तो तनाव कहाँ से आ जाएगा? सबसे पहले अपने ये कहते हैं कि हमारा जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो तो सारा सही होना चाहिए। या मैं ये कहूँ कि अब आपका रूम है, अब आप अपने पार्टनर के साथ हो, और रूम के बाहर बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं, आपके रूम के बाहर आपके रिलेटिव बैठे हुए हैं, तो कहाँ से तनाव आ जाएगा? तो सबसे पहले वो जो आप रूम में जा रहे हो वहां पर आपका वो एनवायरनमेंट भी कंफर्टेबल होना चाहिए, और आपकी बॉडी भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप कहीं से बाहर मान लो कोई खेत का काम करके आ रहे हो, और बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, नहाए धोए नहीं हो, तो कहाँ से इरेक्शन वाली बात आ जाएगी? तो सबसे पहले ये जो एक चीज होती है, ये अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट भी इतना ज्यादा बढ़िया, अपने कह देते हैं कि रोमांटिक वाला भाव होना चाहिए, रूम साफ सुथरा, दोनों पार्टनर साफ सुथरे, ये चीजें तब जाके ये सारी चीजें होती हैं। दोनों में से कहीं पे भी एक जगह डिस्टरबेंस है तो नहीं होगा, तनाव आएगा। तो नहीं नहीं अगर नहीं, आप वो आपकी जो मैं बॉडी कह रहा हूँ कि कंफर्ट, इवन अब मैं ये कहूँ कि अगर आपको उस टाइम बहुत ज्यादा हेडेक ही होने लग गया, या बहुत ज्यादा पेट में दर्द भी होने लग गया, तो कोई कहाँ से रिएक्शन आ जाएगा? तो ज्यादातर ये देखा गया है कि वो चीज, आप सबसे पहले अपनी बॉडी को कंफर्टेबल रखो। और आप अगर खाना, ये नहीं है कि भूखे रहो, अगर आप अच्छे से खाना वाना खाया हुआ है, और तो ये तो आपके हाथ में ही है कि अगर आपको लगता है भी मैं भूखे पेट हूँ तब तनाव नहीं आ पाता, तो बढ़िया है ना, अपना जिस दिन आपका मन है उस दिन अपना अच्छे से खा पी के जाओ आप। नहीं, उसके दूसरे दिन भी ज्यादा भूख लगती है। उसके दूसरे दिन ज्यादा भूख लगती है। किसके किसके बाद भूख लगती है आपको? जैसे किसी दिन अपन सेक्स संबंध करते हैं, उसके दूसरे दिन, हाँ। नेक्स्ट डे। नहीं नहीं, इसका कोई ऐसे कोई संबंध नहीं है। अगर आपके डायबिटीज नहीं है, आपके बाकी कोई बीपी वगैरह नहीं है, तो इसका वो और चीजों में कोई संबंध नहीं है ज्यादा। उनको इससे जी जी। कोरिलेट मत करो ऐसे। ठीक है ना, वो ठीक है। साइकोलॉजिकल अगर आपके बैठ गई ये चीज की भी ऐसा होने के बाद मेरे ऐसा होता है, वो अलग बात है कि देखो, आपने कहते हैं कि भी कैलोरी बर्न होती है, इंटरकोर्स जो भी है एक एक्टिविटी है जिसके अंदर कैलोरी बर्न होती है। तो अगर आपने पहले कुछ खाया नहीं हुआ और उसके बाद आप इंटरकोर्स भी प्लान करते हो, तो सीधी सी बात है, कैलोरी बर्न हुई है तो भूख लगना सामान्य सी बात है। ओके ओके, ठीक है ना सर, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये बढ़िया पॉइंट था वैसे आंस जी। हाँ क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्फ्यूजन होते हैं हमारे दिमाग में भी जो कि हाँ, क्लियर वो करना बहुत स्टिग्मा होते जरूरी हैं कुछ, अपने खुद ही वो चीज बिठा लेते हैं मन में, जबकि ये जी जी एनर्जी बर्निंग चीज है कि अपने जी जी। इंटरकोर्स कर रहे हैं, पहले भूखे हैं, बाद में भी इंटरकोर्स में कितनी एनर्जी जी हाँ, वेस्ट जी हुई, हाँ। तो सुबह उठते ही अपने को भूख लगेगी ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो वो इन्होंने पूरा कोरिलेट कर लिया उस चीज को। है जी। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस होनी चाहिए इस मामले पे। हम्म। स्टिग्मा जो है ना, जो जो मिसकंसेप्शन है, वो बहुत ज्यादा है। जो अपने साइंटिफिक चीजें थी वो अपने सारी डिस्कस करी, कौन सी बीमारियां हैं, कितना ड्यूरेशन है, वो सारी डिस्कस करी, पर मिसकंसेप्शन इसके बारे में ज्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट भी अपने पास नहीं आ पाते, और कुछ अवधारणाएं अपने खुद ही माइंड में बिठा लेते हैं, जिससे हम वो खुद ही डिस्टर्ब होते रहते हैं। जी सर, जी सर। कोई क्वेश्चन है हरीश जी? हेलो सर। हाँ सर, हाँ प्राची जी। ठीक है सर। सर जी, जब फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद फिर दोबारा मूड नहीं बनता, ऐसा क्यों? देखो ऐसा होता है जी, ये सब हार्मोन का खेल होता है। ठीक है, जी। अब आपकी अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी डिजायर कितनी है। तो अगर अपने ये देखा जाता है कि अगर मान लो आपकी डिजायर अच्छी है, आपकी एज बढ़िया है, फिट फिट एंड फाइन हो, और अगर आपने एक बार कोई टेस्ट किया, बिल्कुल सेटिस्फाई आपकी बॉडी हो गई है, तो वो जो भाव लाने के अंदर जो वापिस वेस्कुलरिटी बढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपने हाथों हाथ दिमाग लगा लिया कि भी अब मैंने अभी तनाव आया था, थोड़ी देर बाद क्यों नहीं आ रहा, और उस टाइम थोड़े एनजीएस भी हो गए कि आ क्यों नहीं रहा, वो कभी नहीं आएगा। वो तो आपको पूरी प्रोसेस वापस से करनी पड़ेगी कि भी आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए, वापस आप पूरा जैसे फोर प्ले कर रहे हो, तो फिर उसके बाद वो चीज आएगी। अदरवाइज तो जो बॉडी की नीड है, अगर आपकी साइकोलॉजिकल भी पूरी होगी, फिजिकल भी पूरी होगी, उस दौरान हाथों हाथ आपका नहीं आ पाता, तो वो एबनॉर्मेलिटी नहीं होती कोई भी। अपने तो उसको ऐसे नहीं जोड़ो कि भी वो कोई एबनॉर्मेलिटी है। अगर वो आ गया तो ठीक है। अगर आपको मान लो उस टाइम आपका पार्टनर या आपकी तरफ से, दोनों तरफ से कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन आ गया, तो वो नहीं आएगा वो।
जी। है ना। तो वो सबसे पहले वो डिजायर पे और उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके बाद कितना खुद एक्साइटेड कितना हो खुद। अगर वापस रियल आपके अंदर एक्साइटेशन है तो रियल में तनाव आएगा, चाहे 4 बार करो आएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉडी बिल्कुल फुली रिलैक्स हो गई है, पार्टनर रिलैक्स हो गया है, तो जरूरी नहीं होता कि आए वो चीज। जी जी सर। अपने आप कभी नहीं आता, ये सिर्फ इमोशंस का खेल है। मैं ये बार बार कहता हूँ कि इरेक्शन कभी भी अपने आप ऐसे नहीं आता। इरेक्शन जब अपने कोई फोर प्ले करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब जाके वो फीलिंग होती है। वो फीलिंग इतनी पीक पे जाती है, तब जाके तनाव आता जी 75 100 है। पीना है। 10 ml बीडी। ओके रामबीर जी, कुछ क्वेश्चन था आपका सर? रामबीर यादव जी। यस सर। जी सर सर पूछिए। आराम से। सर ईडी एक्चुअल इस ओबेसिटी से कितना रिलेटेड है सर? ओबेसिटी से यही है जी, देखो ओबेसिटी सब चीजों से रिलेटेड हो जाती है। अब अपने मेडिकल कॉज जो इसके डायग्नोज करे कि ओबेसिटी के कारण लिवर में कितना सिरोसिस हो गया है, ओबेसिटी के कारण डायबिटीज तो नहीं है, ओबेसिटी के कारण हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा ओबेस पर्सन है और उसके अंदर अदर मेडिकल कंडीशन भी जुड़ जाती हैं, तो वो सीधी सी बात है कि वो इरेक्शन में प्रॉब्लम करेगी। इसके अलावा जो ओबेसिटी है वो लिवर में प्रभाव डालती है, टेस्टोस्टेरोन को गड़बड़ करता है, उसकी वजह से भी अपने इरेक्शन हर किसी में नहीं होती। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर वो ओबेसिटी अदर मेडिकल कंडीशन को बुलाती है, फिर हम कहते हैं कि रिएक्शन डिसऑर्डर उसके अंदर होता है। तो हम अगर पेशेंट हमारे पास आता है, अदर कोई चीज नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि पहले भाई वेट रिड्यूस करो आप। जैसे जैसे वेट रिड्यूस होता है तो हम देखते हैं कि डिजायर भी बढ़ती है उसकी, और उसके अंदर रिएक्शन प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। क्योंकि ओबेसिटी के कारण जैसे अपने कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज जितनी होती हैं, जो अपने कहते हैं थक्के बनते हैं बॉडी के अंदर, तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है? ब्लड फ्लो में आती है। इरेक्शन सारा ब्लड फ्लो का खेल है, कोई हड्डी तो वहां पर है नहीं। जितना ब्लड फ्लो बढ़िया होगा बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा इरेक्शन आएगा। जितनी अपनी दवाइयां देते हैं वो भी क्या करती हैं, वो सारी ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं। जितना भी अपने सिल्डेनाफिल टेडालाफिल यूज कर रहे हैं, सारी ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कहीं पे ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण, चाहे वो थक्के के कारण हो गया, चाहे मोटापा बढ़ने के कारण हो गया, तो वो अपने आप ही इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है। पर हर किसी में होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, कॉज हो सकता है उसका। अगर अपने और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ओबेस बहुत ज्यादा है, मान लो वजन उसका 1 क्विंटल से ज्यादा है, देखा जाता है कि प्रॉब्लम हो रही है उसके में। सर इसमें टेस्टोस्टेरोन का मतलब कुछ रोल होता है, दे सकते हैं क्या कुछ? देखो टेस्टोस्टेरोन देखा जाता है ओबेसिटी में डिस्टर्ब होता है तो हम देते हैं कि, और नहीं तो थोड़ा सा जो फीमेल सेक्सुअल पार्ट होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, थोड़ा डिजायर बढ़ जाती है, मस्कुलरिटी जिसको कह देते हैं वो बढ़ जाती है, उसी की नीड होती है इसके अंदर। तो वो देते हैं अपने, वो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा करवा लो, क्योंकि ओबेसिटी में अपने को थोड़ा कम मिलता है, कई बार अपने देखा है। तो अपने करवा लो। अगर अपने को लगता है लेवल कम है तो 40 mg वाला कैप्सूल अपने दे सकते हैं। सर फिर एक धारणा बहुत ज्यादा चल रही है कि टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते हैं तो फिर बॉडी खुद प्रोडक्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं नहीं, करके। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो टेस्टोस्टेरोन का पहले रोल क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी के अंदर जो चेंज होता है, जो डीएचटी में चेंज होता है, फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे दाढ़ी मुचकाना, आवाज का मोटी होना, या जैसे अपने कहते हैं कि वीर्य बनने में हेल्प करना। अब वो जो चीजें, जब मान लो कोई एक आदमी 30-32 साल का जब तक अपने पास आता है, तब तक अपने कहते हैं कि बच्चे भी हो गए होते हैं, सारी चीजें ये होगी, तो रोल वो तो खत्म हो ही गया। बिल्कुल। ठीक है ना, बनाने नहीं बनाने का तो फिर मुद्दा ही खत्म हो गया वो तो। अब जो ज्यादातर, मैंने आपको पहले ही बोला कि ज्यादातर जो केस अपने पास आते हैं वो साइकोलॉजिकल आते हैं। आपने मेडिकल कोर्स सारे वो सही कर दिए, फिर साइकोलॉजिकल बच जाता है। फिर अपने थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन मान लो उसको दे देते हैं, तो वो बूस्ट कर देता है जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको, अपने थोड़ा बूस्ट कर देता है, तो उससे थोड़ा बढ़ जाता है, हर चीज के अंदर पावर बढ़ जाती है। इतना सा होता है रोल उसका। बाकी ये नहीं है कि बॉडी उसके बाद बनाएगी नहीं। थैंक यू सर। ठीक है राम। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये वेरिकोसील और हाइड्रोसील के बाद सर ये प्रॉब्लम आया है, तो ये दोनों ट्रीट करने के बाद ही इसमें ईडी में सुधार हो सकता है? देखो जी, इसमें इसमें ये बहुत बड़ा इशू है जो वेरिकोसील अपने देखी गई है। अगर वेरिकोसिल बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में रह जाती है, तो ये देखा जाता है कि वो भी स्पर्म नहीं बनते, स्पर्म उसका काउंट सही नहीं रहता। और अगर उसको ये देखा जाता है वेरिकोसिल के ऑपरेशन के बाद भी स्पर्म जी। काउंट डाउन होता है, तो ये ऑपरेशन भी दोनों चीज देख के की जाती है। एक तो जितना पॉसिबल हो एज अर्ली एज डायग्नोज उसको ऑपरेशन करना चाहिए, कि जल्दी से जी। डायग्नोज हुआ तो कर दो, ताकि आने वाले टाइम में शुक्राणुओं पे फर्क ना पड़े। अगर ये जी। 10 साल 12 साल वेरिकोसिल चल जाती है, तो ये जी। शुक्राणुओं को खत्म कर देती है, नील कर देती है, शुक्राणु नहीं रहते बाद में, डेवलप नहीं हो जी। पाते। तो हमें ये जी। दोनों चीज देख के करनी होती है। तो अगर जी। मान लो जी। आप
टेस्टिकुलर साइड में उसके पेन है, स्वेलिंग है, तो इरेक्शन कहाँ से होगा? इरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि थोड़ा जी खिंचाव आएगा तो हमारी बॉडी अपने आप ही वो चीज कम करती है कि भी जहाँ पे जी तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो वो तनाव में उधर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि पहले दर्द की जी तरफ अपना ध्यान चला जाएगा। जी लेकिन ये है कि हाँ, अगर अपने ऑपरेशन हो जाता है, ये बीमारियां सॉल्व हो जाती हैं, सर्जरी वगैरह हो जाती हैं, तो ये चीजें जी सामान्य हो जाती हैं। ये नहीं है कि जी सर्जरी के बाद इरेक्शन प्रॉब्लम आएगी। देखा जाता है कि चीजें सही हो जाती हैं। हाँ, स्पर्म काउंट पे जरूर फर्क पड़ता है। वो अपने को यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेके करनी होती है कि ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। पहली बात तो अर्ली तो करवाना ही चाहिए, और अगर जी करवाने के बाद अगर उसकी फैमिली पूरी है, फिर हमें कोई चिंता की जी बात नहीं है कि स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। सर, स्पर्म काउंट पे फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन एरेक्शन में सर फर्क पड़ जाएगा अगर ऑपरेट ऑपरेट हो जाए तो। देखो, फिर अपने मेडिसिन देंगे उसको, क्यों नहीं पड़ेगा? वो प्रॉब्लम का संबंध सिर्फ स्पर्म काउंट से होता है, इरेक्शन से संबंध नहीं होता वेरिकोसिल का। लेकिन जी वेरिकोसिल अगर ऑपरेट हो जाती है, तो उसके जी बाद अपने जो उसके दर्द वाला पार्ट है वो ठीक हो जाएगा। बाकी जी मेडिसिन से अपने तो वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, फ्लो बढ़ जाएगा, तनाव ठीक जी हो जी जाएगा उसका। जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। और कोई हेल्थ पार्टनर के साथ से कोई क्वेश्चन? अगर नहीं तो फिर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगर होगा तो जरूर पूछिए क्वेश्चन। निराज जी कोई क्वेश्चन है सर? जी सर, नमस्कार कुछ सर। प्लीज आस्क। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पेशेंट है हमारे इधर, तो वो भर्ती देखी हो उसने, तो वहां पर डॉक्टरों ने मेडिकल टेस्ट में उन्होंने उनको बता दिया कि एक अंडकोश जो है उसका छोटा है। हम्म। हाँ, पहले पानी उतर आया था उसका, तो उसका ट्रीटमेंट भी चला था उस समय, वो तो ठीक हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा साइज जो है, वहां पे वो पकड़ के देखते हैं, तो इस चक्कर में मतलब उन्होंने बताया, क्या वो बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता जी। अच्छा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा? हाँ, देखो, ये जो अपने चाहे फौज में भर्ती होती है, चाहे इवन हमारे एमबीबीएस में भर्ती होती थी, तो ये जो चीजें होती है, कईयों के वो क्राइटेरिया होते हैं कि वो चेक करते हैं, जेनेटिकली चेक करते हैं। अब उनका क्या पर्पज है कि अगर मान लो उनका अंड कुछ छोटा है और उसके अंदर अपने ये चीज देखी जाती है। अब ये आउट ऑफ द वे अपने बात कर रहे हैं कि भी कई बार कैस्ट्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो उसका उसके एग्रेशन में कितना फर्क पड़ता है, तो वो उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से वो उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उसमें अपने नहीं जाएंगे। बट ये है कि भी अंडकोश का मान लो साइज उसका जन्म से ही कम है, तो हम उसको कैसे बढ़ा लेंगे? जो चीज नेचुरल है वो कभी नहीं बढ़ती, चाहे वो पेनिस का साइज है, चाहे वो टेस्टिस का साइज है। वो जो भगवान ने बना दिया, बॉडी शुरू से बन गई वो बन गई। जी। कई बार ये है कि अपने ये कहते हैं कि भी अ, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा उसकी साइज एक साइड ऊपर ज्यादा हो जाती है, एक साइड नीचे हो जाती है, उन चीजों में चेंज लाया जा सकता है। जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस ऊपर नीचे वाला जो साइज होता है, कई बार उसमें ऑपरेटिव करके कुछ चेंज लाया जा सकता है। लेकिन अगर साइज छोटा या बड़ा है, साइज छोटा या बड़े को कुछ नहीं किया जा सकता। इवन ये देखा जाता है कि अगर मान लो अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, तो एक टेस्टिस तो बिल्कुल धीरे धीरे एट्रोफी हो जाती है। अगर एट्रोफी होगी, वो गायब भी हो गया धीरे धीरे, मतलब मृत जैसा हो गया, उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता बाद में। अच्छा हाँ जी। सर, आजकल ये स्ट्रेस की वजह से ज्यादा प्रीमेच्योर एजुकेशन की समस्या हो रही है, तो वो सर स्ट्रेस जो है किस तरह से कम किया जा सकता वो अपने करेंगे पीएमई, नेक्स्ट अपने टॉपिक जो स्पेसिफिक पीएमई के रखेंगे अपने। नहीं तो पहले मैं आज कर देता, लेकिन मेरे को ये था कि आज ईडी को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि अपने क्या है, जनरली तो अपने करते रहते हैं भी सीधा तनाव नहीं है ना इरेक्शन डिसऑर्डर है। पर इतना है? जी। डिटेल में कि भी मेडिकल इश्यूज क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या होते हैं, वो अपने को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो प्री मेच्योर एजुकेशन वो ज्यादातर एंजाइटी से होता है कि साइकोलॉजिकल होता है या मेडिकल कंडीशन है, वो अपने स्पेसिफिक टाइप टॉपिक लेंगे 15-20 दिन में, उस पर डिस्कस जरूर करेंगे अपने वो। हाँ सर, थायराइड की वजह से भी मतलब हो जाता है? हाँ, हाइपर बोला ना मैंने, हाइपर थायरॉइडिज्म जो होता है, मिक्सिडिमा होता है, इसमें ईडी होता है। तो अपने को हिस्ट्री लेनी जरूरी है कि अगर उसकी मेडिसिन चल रही हैं और हाइपर थायरॉइडिज्म होता है, तो उसके अंदर ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज में हो सकती है, हाइपरटेंशन में हो सकती है, कार्डियक फेलियर में हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर में हो सकती है, कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है हो सकती है, पेल्विक में फ्रैक्चर है तो हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं मल्टीपल। सर, ये जो वैक्सीन लगी थी अभी कोविड वाली, उससे भी कोई फर्क पड़ा है? नहीं, अब उससे तो नहीं पड़ा जी, उससे ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे एस्टेब्लिश नहीं हुआ कॉज कि वैक्सीन का कोई इससे संबंध हो। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है। सर, इसमें हेल्थ सप्लीमेंट का कुछ रोल रहता है क्या इरेक्टल बढ़ाने के लिए? देखो, हेल्थ सप्लीमेंट का तो होता ही है जी।
अगर अपने जो अपने भी पेट दर्द देते हैं वो रहते हैं। यही है कि ओवरऑल डिजायर बढ़ा देते हैं, और अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें जो वेस्कुलर जो डायलिटेशन होता है उसको कर देते हैं, जो पेनिस की तरफ फ्लो फ्लो है वो बढ़ जाता है। सारी जो मेडिसिन जितनी आती हैं वो इसी पे काम करती हैं कि उधर ब्लड फ्लो बढ़े और एंजाइटी कम हो, तो अपने आप ही सारा वो सप्लीमेंट का यही रोल होता है। तो कौन सा लेना चाहिए सर? मतलब जैसे मान के चलो, मेरा बताया था आपको कि हो सकता है कुछ हेल्थ सप्लीमेंट की कमी हो, उसके लिए ज्यादा ऐसा होता हो मेरे साथ। देखो, एक तो जो विटामिन जितने भी होते हैं, आप अपने विटामिन पूरे रखिए। चाहे विटामिन B12 है, आपने ये देखा जाता है जो मसल्स होती है ना, जो मसल्स में जो काम आते हैं मेनली, विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, मेनली इन पे ध्यान देना है। पिरोक्सिन हो गया, थायमिन हो गया, इनको आप अच्छे से लो। और बाकी अपना जितना भी है जो अनहेल्दी फूड है, शाम के टाइम में हमेशा बोलता हूँ कि जो तली चीज है, जो भी अपने पेट का प्रेशर बढ़ाती हैं चीजें, जैसे चाहे कोई तली चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव पनीर हो गया, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बहुत ज्यादा तली पराठे समोसे कचौरी ये चीज होगी, इनको आप कम करो। तो इनका अल्टीमेट पर्पज क्या है कि आपका लिवर हेल्दी रहेगा। तो हमने अभी चीज देखी कि जब लिवर गड़बड़ होता है, जब आपका ब्लड में दिक्कत होती है, तो वो सारे एडी पैदा करता है। तो ये आप डाइट हेल्दी रखोगे, अच्छे फ्रूट्स खाओगे, मल्टीविटामिन लोगे, आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ ठीक होएगी। और अगर उसमें एंजाइटी का पार्ट है, जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी बोल देते हैं, कि मन में डर लेके जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, फियर और एंजाइटी, अगर ये दोनों है, उसके लिए अपने एंटी एंजाइटी दे देते हैं, जैसे अपने पेरोक्सिटिन वगैरह देते हैं। जी सर, जी सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक पेशेंट है, उनका स्पर्म एकदम जीरो हो गया है, तो उसका क्या होगा सर? पहले तो आप ये देखो जीरो हुआ क्यों है, पहले स्पर्म था कि नहीं था। एल्कोहल लेता है सर, एल्कोहल हाँ, लेता तो है। अल्कोहल में और होगा ही चिकन फिर खाता अल्कोहल। है, चिकन ज्यादा खाता होगा, ये दो चीज है उसका। तो पहले फैमिली है उसकी, शादी वादी होगी क्या? हाँ सर, शादी हो गई है, ये तो 32 एज है सर, 32 साल एज है उसका। और बच्चे हैं उसके? एक भी नहीं है, उसी के लिए तो परेशान है सर। तो हो सकता है उसके स्पर्म पहले बन ही ना रहे हो। पहले तो वो जांच करवाओ उसकी सीमन की, कि सीमन में स्पर्म कितने हैं। कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, अगर नहीं बन रहे तो फिर हम देखें कि कम बन क्यों नहीं रहे हैं। कहीं वेरिकोसील वगैरह तो नहीं पड़ी हुई पहले कोई उसके, जो उसमें बढ़ने नहीं दे रही, या कोई हार्मोनल इश्यूज है, वो अपने जांच कर लेंगे। आप दिखा देना पेशेंट मेरे को, देख लेंगे अपने। हम दिखा देंगे आपको, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल सर से? आई थिंक नो क्वेश्चन एट ऑल सर। ठीक है जी, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़े दिन बाद अपने PME पे प्लान करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर। सेक्सुअल डिसऑर्डर में PME पहले मैं सोच रहा था साथ में करेंगे, फिर मुझे लगा टॉपिक ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे। तो जी। स्पेसिफिक अपने PME और जो अदर कॉजेज होते हैं इसके, फीमेल के अंदर भी होते हैं, अपनी तो अपने सिर्फ मेल की बात करते हैं, फीमेल सेक्सुअल हेल्थ की बात अपने बहुत कम करते हैं। तो वो भी अपने बात करेंगे, तो अपने 15 या 20 दिन बाद एक प्लान कर लेंगे वेबिनार उस पर। श्योर सर। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक। थैंक यू सर। ओके, ओके जी, थैंक यू ऑल वेलकम। फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू।